Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप लोगों के जो कि एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग क्वेश्चंस ढूंढ रहे होंगे इधर उधर, हर चैप्टर से कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। पूरी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आइए, आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द गिवन इक्वेशन state giving reason which substance have been oxidized or reduced। ये आपके बच्चों एक इक्वेशन दी गई है। इन इक्वेशंस को देखकर हमने बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है? जिससे ऑक्सीजन हट रहा होगा, या फिर जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हटकर कार्बन डाइऑक्साइड पर जा रही है और क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। बात समझे? बस हमको दो बातें याद रखनी है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इन अ सैंपल ऑफ वाटर wheat was placed in a water and exposed to sunlight. Bubbles of gas are seen on the surface of leaves. Okay, इस सब पूरे प्रोसेस में हमको लीफ के सरफेस पर कुछ बबल्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है भाई, अब आप लोगों को पता है क्लास 10th में लीव्स पर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम द गैस इवॉल्व। इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो फोटोसिंथेसिस में एक ही गैस इवॉल्व होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि हमारे बहुत काम की है। नेम द प्रोसेस टेकिंग प्लेस। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो बेटा मेरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द इक्वेशन टेकिंग प्लेस। हमको इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, which gas is used to store the fat and oil containing foods for a long time। किस गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को स्टोर करने के लिए? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं बेटा जी, ताकि आपका जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो और वो फूड आपका स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है बेटा। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। आगे चलते हैं, स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमको दो लॉज बताने हैं। तो पहला लॉ कहता है, जिस एंगल से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट वापस हो जाएगी। सेकेंड लॉ कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगी। यानी कि अगर हम इनको किसी पेपर पर उतारते हैं तो ये तीनों एक ही प्लेन में हमको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं आपको नाम दिया गया है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो नाम क्या है? नाम है हमारा इथेनोइक एसिड। एथ का मतलब बच्चा होता है दो कार्बन, एन का मतलब होता है बेटा सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब होता है? सिंगल बॉन्ड। और ओइक एसिड का मतलब होता है, ओइक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा जी, तो दो कार्बन जोड़ दो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ दो और लास्ट में और हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट बच्चा, आपको क्या दे रखा है? स्ट्रक्चर्स बना के दे रखे हैं, हमने नाम लिखने हैं।
तो देखो यहाँ पर भी दो कार्बन है, दो कार्बन यानी कि एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है, CHO एल्डिहाइड के लिए होता है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं अल, तो नाम हो गया इथेनल। उसकी तरह दूसरा देखो, दूसरे में भी बचा एक दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और OH ग्रुप बेटा होता है एल्कोहल का, और एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं अल, तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, इथेनल। आ जाओ आगे चलो। Which ions are responsible for making water hard? कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर को हार्ड बनाने के लिए? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेटा आपने पढ़ा है, और उस चैप्टर में आपने पानी देखा था, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हार्ड वाटर को हार्ड बनाते हैं, और इन्हीं सॉल्ट्स की वजह से सोप्स इन पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसकम इन सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो कौन काम करता है, डिटर्जेंट्स काम करते हैं। आगे आ जाओ, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ एसिड इज डाइल्यूटेड? हमारे पास क्या है, आपका एक एसिड है तो उसमें हाइड्रोनियम आयंस होंगे। अब हम उस एसिड में अगर पानी मिला रहे हैं यानी कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड कर रहे हैं, तो किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन अफेक्ट होगा? तो बेटा किसी एसिड में जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब अगर हम उसमें पानी मिला रहे हैं यानी कि उस एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोनियम आयंस को कम कर रहे हैं। इफ एन acid solution is diluted मतलब पानी को मिला रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, the hydronium ion concentration decreases, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होंगे ना वो डिक्रीज हो जाएंगे। आगे आ जाइए, what is the magnification of the images formed by a plane mirror and why? क्या कह रहे हैं, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है? तो बच्चा प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है यूनिटी। मैम यूनिटी क्यों होता है? बेटा आपने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के। क्या पढ़ा था कि जितना इमेज का साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। अब बेटा आप अगर 5 फीट के हो तो ऐसा नहीं है कि मिरर में आपको 4 ही फीट के दिखोगे या फिर 6 फीट के दिखने लगोगे, नहीं, कोई चेंज नहीं आता है, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उतना ही इमेज में दिखता है। तो मैग्निफिकेशन अगर हम क्या निकालेंगे, HI/HO निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज दोनों का ही सेम होने वाला है, ये केस हमने पढ़ रखा है। चूज अ मेटल फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज विच विल नॉट रिएक्ट विद स्टीम। हमको एक ऐसा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में से चूज करना है जो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट इज गोल्ड। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको और लोग नहीं चाहिए होते हैं अपने जीवन में, तो ये किसी और से दोस्ती यारी या कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं करता है, कंबाइन नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब ये जो कि स्टेबल है तो ये स्टीम से काय को दोस्ती करेगा, काय को रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, बात समझ रहे हो ना बेटा। आगे आ जाओ, Why is sodium is kept immersed in kerosene oil? सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? देखो बच्चों आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ये भी देखा होगा कि सोडियम को हम सबसे ऊपर रखते हैं। सोडियम को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है तो ये सोडियम क्या करता है, एयर में प्रेजेंट वाटर कंटेंट और गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब रिएक्ट कर जाता है तो ये फायर कैच कर लेता है, तो हम सबके लिए नुकसान हो सकता है। तो ये इतनी जल्दी और सब्सटेंस से रिएक्ट ना करे और आग ना पकड़े, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके रखते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, इट रिएक्ट विग्रसली विद बोथ एयर एंड वाटर एंड बर्न्स। दोनों ही एयर और वाटर दोनों के साथ विग्रसली रिएक्ट कर जाता है और जल जाता है। So it is kept immersed in kerosene oil to avoid the contact with air and water. अब ताकि ये एयर और वाटर से ना मिल पाए इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आपने डाइजेशन पढ़ा है पूरा किस तरीके से होता है ये भी पढ़ा है, तो उसमें आपने अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े होंगे, सिलाइवरी एमाइलेज पढ़ा है, ट्रिप्सिन पढ़ा है, लैक्टेज पढ़ा है, पेप्सिन पढ़ा है ना। तो इन एंजाइम्स के क्या काम होते हैं बेटा, एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिनका काम होता है बड़े बड़े आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने का और उनको एब्सॉर्ब करने का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex molecule into simpler one and absorbable molecule so that body can facilitate their absorption। क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का और इतने छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का कि उनको हमारी बॉडी इजीली एब्सॉर्ब कर सके। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ इज डाइजेशन अफेक्टेड व्हेन द बाइल डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, एक्सप्लेन। क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा बाइल डक्ट जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाता है तो डाइजेशन कैसे अफेक्ट होगा। अब देखो बेटा, बाइल लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, अब बाइल जूस आता होगा बाइल डक्ट से। अब अगर लिवर बाइल जूस सीक्रेट नहीं करेगा तो फैट को कौन तोड़ेगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि फैट को तोड़ने का काम होता है बाइल जूस का। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है और बाइल जूस फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ देता है। तो अगर लिवर आपका जो बाइल डक्ट है वही ब्लॉक होगा तो लिवर बाइल जूस को कैसे सीक्रेट करेगा, और लिवर बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट नहीं करेगा तो फैट्स आपके ब्रेकडाउन नहीं होंगे और तुम एकदम से मोटे गोलू मोलू हो जाओगे और तुमको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है बेटा जी, ऑन ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट इज अफेक्टेड, फैट का डाइजेशन अफेक्ट हो जाएगा as the bile juice will not reach the small intestine, क्योंकि बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक बच्चा पहुंचेगा ही नहीं। What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? Okay, H plus ion किस तरीके से सॉल्यूशन को नेचर को अफेक्ट करते हैं, तो जितने ज्यादा किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन टर्न्स द सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर। ओके, ये आपके कुछ नाम लिखे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विलई, इनके हमको फंक्शंस बताने हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का तो हमने अभी अभी पढ़ा बेटा, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि आपकी पेप्सिन एंजाइम काम कर सके, है ना। स्टमक में पेप्सिन नाम की एंजाइम होती है ना, वो एसिडिक मीडियम में काम करती है, तो वो एसिडिक मीडियम HCl प्रोवाइड कराता है, प्लस हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करता है, राइट, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। विलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है जिनसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड आपका एब्सॉर्ब हो। स्टेट 2 ways to prevent the rusting of iron। आयरन में अगर रस्टिंग लग जाती है तो हम उससे कैसे बचाएं आयरन को, तो सबसे पहले हम लोग आयरन पर ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, या फिर पेंट लगा देंगे, या फिर हम उस पर जिंक की लेयर से कवर कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जब हम आयरन पर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। आगे आ जाओ, What is the common name of the compound CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका कॉमन नेम बेटा ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। डिफाइन मिनरल्स, मिनरल्स को डिफाइन करना है, क्या होते हैं मिनरल्स, बच्चों हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली ऑन द अर्थ, वो सब्सटेंस जो अर्थ में नेचुरली फॉर्म हुए हैं। दे आर यूजुअली सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक विद अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन नेचुरली बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और ये हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। ठीक है, और इन मिनरल्स में क्या पाए जाते हैं, इन मिनरल्स के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं अलग अलग। सिर्फ मेटल पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, मेटल के साथ रॉक, सॉइल, सैंड, गैंग पार्टिकल्स, ये सब कुछ भी देखने के लिए मिलता है।
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है आपके आयंस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट को एब्सॉर्ब करने का। जितना भी डाइजेशन होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन सभी चीजों का एब्सॉर्प्शन होता है और फीसेस का फॉर्मेशन और स्टोरेज होता है। ठीक है, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स, इकोसिस्टम में क्या होता है भाई? इकोसिस्टम में आपके नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही चीज पाई जाती हैं और ये दोनों चीज एक दूसरे से इंटरेक्टेड होती हैं। What is ATP and what is its use? ATP क्या होता है? ATP तो भैया हमारी बॉडी का खजाना है, राइट? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो हमारे बॉडी सेल्स को फ्यूल की जो जरूरत होती है वो फ्यूल ये ATP है, ये एनर्जी ATP प्रोवाइड करा रहा है। डिफाइन और, अब ये और क्या होता है? देखो बच्चों, अभी अभी हमने मिनरल पढ़ा, मिनरल में अभी अभी मैंने आपको बताया कि मिनरल के अंदर अलग अलग मेटल्स पाए जाते हैं। अब कौन से मिनरल में, अब एक मिनरल में बहुत सारे मेटल होंगे, अब मान लो एक मिनरल है उसमें बहुत सारे मेटल है और कोई मेटल सबसे ज्यादा हायर क्वांटिटी में है, तो वो मिनरल उस मेटल के लिए, उस मेटल का और हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा। तो और क्या है? और आर दी मिनरल, मिनरल ही होते हैं, बस उस मिनरल में कोई एक मेटल ज्यादा होता है। ठीक है, दैट हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। A mineral can be considered as an ore when a metal can be extracted commercially and profitably from the mineral. कब बोलेंगे? जब उस मिनरल्स में से हम मेटल को प्रॉफिटेबली कमर्शियल लेवल पे निकाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the chemical reaction between hydrogen sulfide and iodide to give hydrogen iodide and sulfur is given below. यह आपकी एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जल्दी से बता दो। जिससे हाइड्रोजन जुड़ रही होगी उसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिससे ऑक्सीजन जुड़ रही होगी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिससे ऑक्सीजन दूर जा रही होगी उसका भी रिडक्शन हो रहा होगा, है ना बेटा? आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, हाँ जी बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं कि आपकी ये फूड चेन दी गई है, इस फूड चेन में अगर आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर क्या है 5 किलो जूल एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी होगी हमको ये बताना है। तो हमने 10% लॉ पढ़ा है, उस लॉ में हमने क्या जाना है कि आपकी क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है बेटा, आगे जाती है। The energy availability of a given tropic level is 10 times that of the following tropic level. Therefore, 50 kilojoule of energy present at the third tropic level. तो third tropic level पर 50 kilojoule होगी, है ना? And the energy content of the first tropic level is 500 kilojoule. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितनी होगी? 5000 किलोजूल होगी। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर 500 किलोजूल होगी, यानी कि 10% कम करते हुए चले जाओ तो फर्स्ट पे कितनी होगी? 5000 किलोजूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द यूनाइटेड नेशन एक्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? क्या कह रहे हैं आपके यूनाइटेड नेशन ने ऐसा क्यों बोला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर हमको कंट्रोल करना चाहिए जो कि आपके रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है। तो बच्चों ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना, ये आपका एक प्राइमरी कंपाउंड है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, और अगर ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो गई तो हमको हो जाएंगी बहुत सारी बीमारियां। तो इसलिए हमसे बोला जा रहा है कि इस गैस का इस्तेमाल हमको थोड़ा सा कम करना है। डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि हमारे सामने रखा हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। एग्जांपल में अनियन और वनीला।
नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के कुछ हमको सोर्सेज बताने हैं। तो आपका सेल हो गया, बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर, ये सब आपके डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं। छोटे मोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तुरंत कर लो। accumulation of non biodegradable pesticide in the food chain in an increasing amount of at each higher tropic level is known as, क्या कह रहे हैं, आपको पता है जो एक्यूमुलेशन होता है पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाता है ना। सबसे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का। तो इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को बेटा मेरा हम लोग बुलाते हैं बायोमैग्निफिकेशन। Why CHO group cannot be present in the middle of the carbon atom chain? CHO ग्रुप को हम कार्बन चेन एटम के बीच में क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि भैया आपका कार्बन की आपकी 4 ही वैलेंसी होती है, जिसमें से 3 तो भरी हुई होती है, तो इसको लगाओगे कहा? इसलिए। An unknown compound has the smell of the vinegar. Identify it. कह रहे एक अननोन कंपाउंड है जिसकी स्मेल विनेगर जैसी है, तो बताओ भाई कौन सा कंपाउंड है ये? तो इसका नाम है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, जिसके अंदर 3 से 9% क्या होता है? विनेगर होता है। चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके 4 एसिड दे रखे हैं, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है जो साफ साफ दिख रहे हैं। कार्बोनिक एसिड नहीं होता, इथेनोइक एसिड नहीं होता, आपका H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेम द 2 मेटल्स दैट आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते होंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे होंगे वो मेटल आपके फ्री स्टेट में पाए जाते होंगे, यानी कि गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं और ये दोनों बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। Why do the trachea walls do not collapse when there is a less air in them? जब आपकी ट्रैकिया में कम एयर होती है फिर भी उसकी वॉल्स कोलैप्स नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि ट्रैकिया में बच्चों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो आपकी इस बात का ध्यान रखती है कि आपका जो कोलैप्स है वो एयर पैसेज ना हो। नेक्स्ट आ जाइए। The most important safety device method used for protecting the electrical appliances from the short circuiting or overloading is। आपके घर में करंट आता है, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो एक बाहर आपका फ्यूज लगा हुआ होगा। वो क्यों लगा हुआ होता है? ताकि कभी अचानक से हाई वोल्टेज का करंट आ जाए तो वो करंट डायरेक्टली हमारे अप्लायंसेस में ना आए, हमारे अप्लायंसेस फूक ना जाए, तो इस वजह से हम एक फ्यूज लगाते हैं। तो अगर हाई वोल्टेज का करंट आ भी जाता है तो वो फ्यूज पहले ही मेल्ट हो जाता है और आपका सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, तो करंट फर्दर हमारे और बड़े बड़े अप्लायंसेस तक पहुंच ही नहीं पाता है और उनका डैमेज होने से बच जाता है। तो क्या नाम है सेफ्टी डिवाइस का? सेफ्टी डिवाइस का नाम है फ्यूज बेटा। ऑर्गेनिज्म विच synthesize carbohydrates from inorganic compounds using a radiant energy। इनका तो हमको पता है, प्रोड्यूसर ही होते हैं जो खुद खाना पीना बना लेते हैं। A white color powder used by doctors for supporting the fractured bone। एक व्हाइट कलर का पाउडर जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर बोन को सही करने के लिए, तो क्या नाम है उसका? तो उस पाउडर का नाम है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O। आगे आ जाइए। आउट ऑफ बटर एंड ग्राउंडनट ऑयल विच इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। अनसैचुरेटेड कौन होता है? तो इन दोनों में से ग्राउंडनट ऑयल होता है। नेक्स्ट देखिए, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ओके, ये आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, इसके लिए हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और ये कौन सी रिएक्शन है वो भी बताना है। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो N2 + H2 इस तरीके से लिखेंगे। नाइट्रोजन का सिंबल N, हाइड्रोजन का सिंबल, अब ये बात थोड़ी बताने वाली है आपको, है ना। अमोनिया NH3 बन जाएगा। ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। एंजाइम्स क्या होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये रिपीटेड है। In an ecosystem, the 10% of energy available for the transfer of one tropic level to the next tropic level is in the form of। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है बेटा वो किस फॉर्म में होती है? तो बच्चा वो केमिकल एनर्जी होती है। नेक्स्ट फिर से हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये आपकी वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है
उसके लिए हमको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना भी है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखते हैं, एसिटिक एसिड को हम लोग CH3COOH लिखते हैं, और ये जब फॉर्म होगा तो आपका सोडियम एसिटेट बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO Na और वाटर निकल जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि दो कंपाउंड आपस में जुड़कर दो नए कंपाउंड का क्या कर रहे हैं बेटा? फॉर्मेशन कर रहे हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में बेटा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट मटेरियल? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारी तरह तो अलग अलग सिस्टम्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है बेटा वो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है। फिर अगेन हमको क्या करना है? रिएक्शन लिखनी है, वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, बताना है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5 रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड के साथ, रिएक्ट वॉर्म किया जा रहा है, ओके, और इथाइल एसीटेट बन रहा है। तो ये रहा आपका इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला, वाटर निकल रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? अगेन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि दो कंपाउंड जुड़कर दो नए कंपाउंड बना रहे हैं। Which substance is added for the denaturation of ethyl alcohol? इथाइल अल्कोहल का अगर डीनेचुरेशन कराना है तो किस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा जी हम लोग मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। मेंशन द नेम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम विद इट्स फंक्शन, किसी एक डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताना है और उसका फंक्शन बताना है। तो नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जिसका काम होता है किसको? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना। कहाँ करती है? माउथ में करती है, सलाइवरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है। अगेन आपको वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इथीन बर्न हो रहा है, C2H4 फॉर्मूला होता है इथीन का, बर्न हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट और लाइट निकल रही है। ये रिएक्शन कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बर्निंग हो रही है। ठीक है। Why is improper disposal of waste occurs to the environment? देखो बेटा क्या कह रहा है कि अगर हम improper disposal करेंगे वेस्ट मटेरियल का तो हमारा इन्वायरमेंट को कैसे हार्म करेगा? नॉर्मल सी बात है बेटा जी, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अगर हमारा वेस्ट डिस्पोज नहीं होगा तो हमारा इन्वायरमेंट हार्म होगा, हमारा लैंड, वाटर, एयर सब कुछ पॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। The breathing of cycle is a rhythmic process, whereas gaseous exchange is a continuous process. Justify this statement. Okay, breathing एक rhythmic process है लेकिन respiration एक continuous process है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है। लंग्स के पास बेटा हमेशा आपका इतना वॉल्यूम रहता है कि आपकी ईच एंड एवरी सेल तक आपका ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो कभी भी आपका ब्रीदिंग अगर ऊपर नीचे होती है तो ऐसा नहीं होता है हमारे सेल्स काम करना बंद कर देते क्योंकि लंग्स इतनी सारी ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो आपकी रेस्पिरेशन है वो कॉन्स्टेंटली हर सेल तक पहुंचती रहती है। What are the advantage of cloth bag over the plastic bags during shopping? क्या कह रहे हैं? आपके क्लॉथ बैग्स के क्या क्या एडवांटेज है ओवर दी प्लास्टिक बैग? तो देखो जरा बेटा, आपके जो क्लॉथ के बैग होंगे उस पे आप ज्यादा वेट रख पाओगे, ज्यादा चीजें रख पाओगे। प्लास्टिक का ले जाओगे तुरंत खराब हो जाएगा। ठीक है, आपके क्लॉथ के बैग आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, इजीली रीयूजेबल होते हैं, उसके बाद एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। In which position of the force on the conductor is maximum when its uniform magnetic field is placed in? Okay, force कब मैक्सिमम होगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के डायरेक्शन के पैरेलली रखेंगे। ठीक है, give a test that can be used to differentiate chemically between butter and cooking oil. Okay, हमको एक टेस्ट बताना है जिससे हम क्या कर सके, बटर को और कुकिंग ऑयल को केमिकली डिफरेंशिएट कर सके। तो उसके लिए बेटा हमारा टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुकिंग ऑयल के ऊपर अगर हम ब्रोमीन वाटर ऑयल डालते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, कुकिंग ऑयल विल डीकलराइज द रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। कुकिंग ऑयल क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डीकलराइज कर देगा।
ऑन द शेकिंग बटर विल नॉट डिकराइज। वहीं अगर हम बात करें बटर की, तो बटर जो है ब्रोमीन वाटर के रेड कलर को डिकलराइज नहीं करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बटर ऑयल कौन सा है और कुकिंग ऑयल कौन सा है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, वाई आर दी वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल थिकर देन ऑफ द ऑरिकल। ऑरिकल से वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो थिकर क्यों होती है, क्योंकि बेटा जो ऑरिकल्स में ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा टुवर्ड्स दी ग्रेविटी करता है और वेंट्रिकल में अवे फ्रॉम दी ग्रेविटी करता है। वेंट्रिकल मस्ट पंप दी हार्ट टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट में आपका पंप करते हैं। दी कॉन्ट्रैक्ट दी बैकफ्लो prevent the pressure exerted by the blood. It is essential to have the thicker wall to prevent the heart busting. हार्ट की बस्टिंग ना हो इसलिए इनका होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट डिटेक्ट द पीएच ऑफ 4 अननोन सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट है, उसने 4 सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड किया है, डिटेक्ट किया है। हमको नेचर बताना है। ए की 11 है, बी की 5 है, सी की 7 है और डी की 2 है। अब ये बात आपको पता है, जितनी पीएच वैल्यू कम उतना ज्यादा एसिडिक। तो जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसकी सबसे ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पर देखिए ए आपका बेसिक होगा क्योंकि 11 है, बी आपका एसिडिक होगा क्योंकि 5 है, सी आपका न्यूट्रल होगा क्योंकि 7 है और डी आपका स्ट्रांगली एसिडिक होगा क्योंकि पीएच वैल्यू 2 है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये भी कोई जानने वाली बात है। Why are the crops field known as artificial ecosystem? जो क्रॉप फील्ड होती है जिसमें हमारा व्हीट राइस ये सब ग्रो होता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों बुलाते हैं? उसको हम लोग बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसलिए बुलाते हैं ताकि उसमें हमने क्या किया है, वो उसमें चीजें नेचुरली नहीं थी। उसमें जो एबायोटिक एजेंट है ना बेटा, वो नेचर से नहीं थे, वो हमने बदले हैं, हमारे अकॉर्डिंग वहां पे चीजें ग्रो हुई हैं। तो इस वजह से वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। किस सोडियम कंपाउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में? तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटरमाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, डायरेक्शन भी बताती हैं और स्ट्रेंथ भी बताती हैं। A device for producing electric current is called generator. इलेक्ट्रिक करंट को कौन प्रोड्यूस करता है? What happens when a leak is developed in the conducting tubes in the circulatory system? How can this be avoided? क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में लीक हो जाता है, हमारे ऑरिकल वेंट्रल में लीक हो जाता है तो हम क्या होगा? तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा और बेटा क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसको मेंटेन कैसे किया जाए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ब्लड वेसल्स में से कभी भी ब्लड लीक नहीं होगा। फेरस सरफेस डिकम्पोज हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर आ रही है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व लिख रही है। तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 यहाँ पे आपका डिकम्पोज हो रहा है। ओके, Fe2O3 SO2 और SO3 बन रहा है। कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपका सिंगल रिएक्टेंट 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है और जो कि ये आपकी लाइट हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, इस वजह से ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम में इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है बेटा जी? तो हम सभी को पता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। What is ozone layer and how does it affect the ecosystem? ओजोन लेयर क्या होती है? वो इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करती है? The oxygen atom combines to form the molecule known as ओजोन। 3 ऑक्सीजन के एटम एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जुड़ते हैं जिसको हम लोग ओजोन बुलाते हैं, which is an isotope of oxygen. The primary purpose of the ozone layer is to shield the surface of the planet from the sun rays. ठीक है, क्या कह रहे हैं? ओजोन लेयर का क्या काम होता है बच्चों? ओजोन लेयर का काम होता है हम लोगों को किससे बचाना? हम लोगों को
यूवी रेस से बचाना। सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, वो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली फॉल ना करें, इस चीज का ध्यान ओजोन लेयर करती है। अगर ऐसा होता है, डायरेक्टली हम पर अल्ट्रावायलेट रेस फॉल करती है, तो हमको बहुत सारी बीमारियां, स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। Why is the color of urine is yellow? कलर ऑफ यूरिन येलो क्यों होता है? क्योंकि बेटा यूरिन में बहुत सारे अमोनिकल क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। कह रहे हैं एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लो अल्फा पार्टिकल है, वो वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। How can it be shown that magnetic field exists around a wire carrying a conductor? हम ठीक है, किससे कैसे पता चल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड है? By using a magnetic compass. मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ऐसा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, हाइपरटेंशन क्या होती है आपका, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बेटा, उसको हाइपरटेंशन बुलाते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शंस ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरीज रिजल्टिंग इन द ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस। किस वजह से होता है, आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन कैसे ठीक हो सकता है, कॉज एन आर्टरी रप्चर एंड इंटरनल ब्लीडिंग। हाइपरटेंशन की वजह से बच्चों हमारी आर्टरी टूट सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। How can a solenoid be used to magnate a steel bar? ठीक है, by placing a steel bar into the solenoid and turning on the electricity. हम क्या करेंगे, स्टील बार को सोलेनॉइड में रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देंगे। Why can't two magnetic field lines ever intersect? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? If this is the case, there will be two separate magnetic field direction. अगर ऐसा होता है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट आउट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो अगर दो करेगी तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जिस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोलवे प्रोसेस। तो क्या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है और अमोनिया इस्तेमाल होता है। Give the factor that affects the strength of the magnetic field at the point due to the straight current carrying conductor। कौन सा फैक्टर स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है? perpendicular distance between that the point and the conductor, magnitude of electric circumstance। नेक्स्ट आ जाइए, क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ द प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड। अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है तो क्या होगा बच्चों, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवाना। प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो अगर हमको चोट लगती है तो हमारी बॉडी से ब्लड बहता रहेगा और हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में प्लेटलेट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिस्पॉन्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अब्सेंस ऑफ प्लेटलेट्स द ब्लड विल नॉट क्लॉट। ठीक है, Where do we connect a fuse, with the live wire or with the neutral wire? हम लोग फ्यूज को किससे कनेक्ट करते हैं? इट इज ऑलवेज वायर्ड विद लाइव इलेक्ट्रिसिटी। इसको हमेशा हम लोग लाइव इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। नेम एनी टू डिवाइसेस व्हिच यूज द परमानेंट मैग्नेट। दो डिवाइसेस का हमको नाम बताना है जो परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल करती है। तो लाउड स्पीकर, मोटर, गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर। Why does an aqueous solution of acidic conduct electricity? ऐसा आपका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि वहां पर आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। वाटर इज पोलराइजिंग कंपाउंड, acid gets ionized and aqueous solution of H plus ions are released। H plus ions आपके रिलीज हो जाते हैं। These ions conduct electricity। अब आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस चाहिए। How can you say that the magnetic field is uniform inside the solenoid? हम कैसे कह सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है? Because the magnetic field line inside the solenoid are parallel। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं।
What is the pattern of the magnetic field lines around a straight current carrying conductor? Straight current carrying conductor के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। दो यूजेस बताने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक मोटर जनरेटर्स में यूज होती है। हैवी आयरन पीसेस को उठाने में इसका इस्तेमाल होता है। Which process taking place in the nucleus of the cell leads the variation in the offspring during the reproduction? कौन सा प्रोसेस होता है जिस वजह से रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आ जाते हैं? तो डीएनए कॉपिंग होता है। डीएनए कॉपी कभी भी सही एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशंस यानी कि बदलाव आ जाते हैं बच्चों। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ आईयूडी एंड एसटीडी। आईयूडी और एसटीडी इन दोनों के हमको क्या बताने हैं? एग्जाम्पल बताने हैं। तो आईयूडी का एग्जाम्पल है, आईयूडी बेटा आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसका एग्जाम्पल है कॉपर्टी और लूप्स, और एसटीडी आपकी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जिनका नाम है सैफरल और गोनोरिया। मेंशन द रोल ऑफ एसिडिक इन द स्टमक। एसिड का काम क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करना, हमारे फूड को डिसइंफेक्ट करना। Name the unicellular organism which caused the disease known as काला अजहर। कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काला अजहर नाम की डिजीज कॉज करता है? तो उसका नाम है लेशमेनिया, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? काला अजहर डिजीज बुलाते हैं, लेशमेनिया से होती है। People do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned. Why? पीपल जो है आपके पॉन्ड्स और लेक को क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन एक्वारियम को क्लीन करना जरूरी है। क्यों? Compared to a pond or lake, a natural and full ecosystem, an aquarium is an artificial ecosystem that is insufficient and it's need to be clean. आपके ये लोग नेचुरल इकोसिस्टम है, तो वहां पर अगर चीजें हैं तो वो ऑटोमेटिकली सफाई हो जाएगी, क्योंकि पॉन्ड्स और लेक्स में डिकम्पोजर्स होते हैं। एक्वारियम में डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं सफाई करने के लिए, तो एक्वारियम की हम लोगों को करनी पड़ती है। What is meant by the term biomass? Biomass का मतलब क्या होता है? The entire amount of organic living material in an environment is known as biomass. किसी भी environment में जितना भी living organism होते हैं उसको हम लोग biomass बुलाते हैं। The composition of aquaresia. Aquaresia के अंदर क्या क्या होता है? तो बेटा aquaresia के अंदर HCl और हाइड्रो आपका नाइट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है 3:1 के रेशियो में। Why is the excessive use of CFC cause a कंसर्न? ये अभी पढ़ चुके हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी अगर हम एफसीसी का इस्तेमाल करेंगे तो। स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टी बतानी है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजनेस ऑफ द लाइन। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। द फील्ड इज यूनिक एट एनी पॉइंट इन स्पेस। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगी। What is the product of fertilization? Fertilization के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। Why does metal not release H2 gas on reacting with dilute nitric acid? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद गैसेस हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं करती है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उससे ऑक्सीजन जोड़ देता है, तो निकलनी तो हाइड्रोजन गैस चाहिए थी लेकिन पानी निकल जाता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? जब बेटा आपके किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाए? डेवलपमेंट हो जाए अनफर्टिलाइज्ड एग से, उसे पार्थिनोजेनेसिस बुलाते हैं। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन कितने मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है? तो 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। विच मेटल डू नॉट करोड इजीली? जो नोबल मेटल्स होते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, वो आपके रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। If numbers of turns of a circular current coil are doubles, ठीक है, नंबर ऑफ हमने जो टर्न्स है वो करंट कैरिंग कॉइल में डबल कर दिए, देन हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट चेंजिंग? तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग विच पार्ट ऑफ द राइट हैंड इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर? तो कौन बताता है? थंब बताता है। डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है? डिकम्पोजर्स का रोल होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने का। वेयर डू प्लांट गेट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कहाँ से मिलता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, पानी आपके सॉइल से मिलता है, सन से सनलाइट मिल जाती है। दो मेटल के नाम बताइए जो डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो डिस्प्लेस कर सकते हैं।
व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करती हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 101 साइंस के क्वेश्चंस। होप सो आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।